करने के लिए क्या करना होता है, टू डायमेंशनल को दो वन डायमेंशनल कोलिजन्स में चेंज कर देना पड़ता है, ठीक है। और आज के सेशन में हम वेरिएबल मास के प्रॉब्लम्स को भी थोड़ा देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम रेडी हैं तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, नोटबुक और पेन रेडी, सारे क्वेश्चंस हम साथ में सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टू बॉडीज A and B of mass m and 2m respectively are placed on a smooth floor. They are connected by a spring. A third body C of mass m moves with velocity v naught along the line joining A and B and collides elastically. Note कर लीजिए, collides elastically with A as shown. At a certain instant of time t naught after the collision, it is found that the instantaneous velocities of A and B are the same. Further, at this instant, the compression of the spring is found to be x naught. Determine the common velocity of A and B at the time t naught and the spring constant. Okay? तो ऐसे प्रॉब्लम से हम डील कर चुके हैं। अब इसमें क्या हुआ है कि इसमें कॉम्बिनेशन आ गया है, ठीक है। ये स्प्रिंग मास प्रॉब्लम तो है ही, इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लीनियर मोमेंटम से सॉल्व करते हैं, लेकिन एक एडिशनल कंपोनेंट क्या आ गया, कोलिजन का आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक अटेम्प्ट दीजिए, उसके बाद इसका डिस्कशन करते हैं। जब कोलिजन होता है तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि जब C और A में कोलिजन होगा तो इसकी वेलोसिटी कोलिजन के बाद क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों? क्योंकि A की वेलोसिटी जीरो थी। तो C ने क्या किया, C ने A की वेलोसिटी ले ली, और A की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, A की वेलोसिटी हो जाएगी v नॉट, जो कि C की वेलोसिटी थी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में अगर दोनों बॉडीज का मास सेम है तो क्या होता है, वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है। इसके लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हर बार आपको ये देखना पड़ेगा। ओके, तो अब क्या हुआ, अब कोलिजन हो गया और कोलिजन में हमने ये अप्लाई कर दिया, और ये कहां से आता है, ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के इक्वेशन से आता है, ठीक है। तो ये हमने अप्लाई किया, इसका लाइसेंस कैसे मिला, इसका लाइसेंस ऐसे मिला कि C और A के कोलिजन में कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है, ठीक है। ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है, ठीक है। तो एनीवे वो कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, लेकिन अगर स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे नहीं रहता तो भी अगर फोर्स लग रहा है तो स्प्रिंग का फोर्स कैसा होता है, स्प्रिंग का फोर्स वेल बिहेव फोर्स होता है, नॉन इंपल्सिव फोर्स होता है। तो अगर स्प्रिंग कुछ फोर्स लगा रहा होता तो भी उसको इग्नोर कर सकते थे और लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते थे, ठीक है। ये हो गई कहानी कोलिजन की। अब कोलिजन के बाद ये कहानी क्या है, बहुत सिंपल, ठीक है। अगर A और B को एक सिस्टम ले लें और स्प्रिंग को भी, ऑब्वियसली स्प्रिंग को भी सिस्टम ले लेते हैं, ए और बी और स्प्रिंग को अगर सिस्टम ले लें तो इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इसका मतलब लीनियर मोमेंटम हम कंजर्व कर सकते हैं। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना, इनिशियल लीनियर मोमेंटम हो जाएगा एम वी नॉट, जो कि ए का मोमेंटम है, बी का कोई मोमेंटम नहीं है। दिस इज इक्वल टू, फाइनली दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, v मान लेते हैं, यानी कि दोनों साथ में जाएंगे तो कंबाइंड मास कितना हो जाएगा 3m, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v, यानी कि यहां से अपने पास क्या आ गया, यहां से आ गया v इज इक्वल टू v नॉट डिवाइडेड बाई 3, और पहले पार्ट का आंसर आ गया। क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। पहला काम कोलिजन, वेलोसिटीज एक्सचेंज हो गई, उसके बाद हमने कर दिया लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन। ऑलराइट, परफेक्ट। अब दूसरे प्रॉब्लम पे चलते हैं, दूसरे पार्ट पे चलते हैं। अब हमें निकालना है स्प्रिंग कांस्टेंट, और हमें क्या बताया गया है
अब इसको भूल जाते हैं, इसका कोई काम नहीं है, इसको भूल जाते हैं। हमें यह बताया गया है कि जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई उस समय क्या हुआ, उस समय स्प्रिंग का जो कंप्रेशन है वो x नॉट है। जब वेलोसिटी सेम हो गई तो स्प्रिंग का कंप्रेशन क्या है, x नॉट है। अब x नॉट निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो हम यहां पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, यहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि अगर ब्लॉक्स और स्प्रिंग को एक सिस्टम ले लें तो कोई एक्सटर्नल वर्क डन नहीं हो रहा है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। किस पॉइंट्स के बीच में? इनिशियल, ठीक है, इनिशियली क्या था, इसकी वेलोसिटी थी v नॉट, तो ऊपर में क्या लिख रहा हूं, ऊपर में इनिशियल कंडीशंस लिख रहा हूं, ठीक है। ए की वेलोसिटी थी v नॉट, b रेस्ट पे था। फाइनल क्या कंडीशन है, फाइनल दोनों की वेलोसिटी हो गई v और स्प्रिंग का कंप्रेशन हो गया x नॉट। तो फटाफट एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें, ठीक है, यानी कि ui प्लस के आई शुड बी इक्वल टू uf प्लस के एफ। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग का कोई एलोंगेशन है, कंप्रेशन है नहीं है, तो गया जीरो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, सिर्फ एक ही होगी, कितनी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी, स्प्रिंग का कंप्रेशन हो गया एक्स नॉट, यानी कि हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहा है, यानी कि मास को कंबाइन कर सकते हैं, हाफ इंटू 3m, और वेलोसिटी कितनी है v, और v हम निकाल चुके हैं पिछले बार, पिछले पार्ट में v का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, v नॉट अपॉन 3, तो सीधा सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा v नॉट डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर, और ये आ गया हमारा इक्वेशन। अब फटाफट इसको कैलकुलेट कर लेना है, तो यहां से हाफ, हाफ और हाफ गया, यहां से आएगा एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स नॉट स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3m वी नॉट स्क्वायर अपॉन 9, यानी कि ये 3 और ये 3 बचेगा, उसको LHS में ले जाएंगे तो बचेगा 2m वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू के एक्स नॉट स्क्वायर, यानी कि हमारा आंसर आ गया। चेक कर लीजिए, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, k का वैल्यू हो जाएगा 2m वी नॉट स्क्वायर अपॉन 3x नॉट स्क्वायर, करेक्ट। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और कोलिजन के मिश्रण का ये क्वेश्चन हमने देखा, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं। ऑलराइट, सारा कुछ रिवाइज हो गया, तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। ऑलराइट, चलिए, सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं, बट देखना ये है कि सॉल्यूशन कितना बड़ा है, सॉल्यूशन कितना डिफिकल्ट है, और मैं गारंटी देता हूं सॉल्यूशन डिफिकल्ट नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। A block A of mass 2m is placed on another block B of mass 4m, दिख रहा है डायग्राम में, ठीक है, which is in turn placed on a fixed table, तो B को टेबल के ऊपर रखा गया है। The two blocks have the same length 4d, वो भी दिख रहा है, and they are placed as shown in the figure. The coefficient of friction, both static and kinetic, between the block B and table is mu. तो A और B के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, दिया गया है, there is no friction between the two blocks. A और B के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन B और टेबल के बीच में फ्रिक्शन है, coefficient of friction है mu. A small object of mass m moving horizontal along a line passing through the center of mass of the block B and perpendicular to its face with velocity v collides with the block B at a height d above the table. ठीक है, लंबा सा स्टेटमेंट है बट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर है? अगर ये सिचुएशन क्लियर है, अभी क्वेश्चन बताऊंगा मैं, अगर सिचुएशन क्लियर है तो क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें? सबसे पहले क्वेश्चन हमें निकालने के लिए बोल रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ v, कॉल इट v नॉट रिक्वायर्ड टू मेक द ब्लॉक A टॉपल, ठीक है, ब्लॉक A टॉपल हो जाना चाहिए, तो m की मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। सेकंड क्या है कि अगर v इक्वल टू 2v नॉट हो जाता है तो हमें डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द पॉइंट p इन द फिगर, ठीक है, ये है पॉइंट p हमारा इन द फिगर, एट विच m फॉल्स ऑन द टेबल आफ्टर कोलिजन, इग्नोर द रोल ऑफ फ्रिक्शन ड्यूरिंग द कोलिजन। ओके, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, एक बार इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए, कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए,
क्या क्या चीजें, ऑब्वियसली आप क्वेश्चंस इतनी जल्दी सॉल्व नहीं कर पाइएगा, बट मैं क्या चाहता हूं कि आप फ्रेमवर्क बनाइए कि मैं ये निकालूंगा, फिर मैं ये निकालूंगा, फिर मैं ये निकालूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में सोचिए, उसके बाद इसका डिस्कशन करते हैं। ऑल राइट, स्टार्ट करें डिस्कशन। ओके, अब क्या होगा, एक कहानी बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, होगा क्या, ये स्मॉल एम बी को स्ट्राइक करेगा। अब यहां पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई थी। ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और m जो है वो किस डायरेक्शन में है, m इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ b एंड m। ठीक है, यानी कि b का अगर सेंटर ऑफ मास लें और m को ज्वाइन करें तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी उस डायरेक्शन में है। बेसिकली ये क्या बताना चाह रहा है हमें, बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि ये वन डायमेंशनल कोलिजन है। करेक्ट, ये हेड ऑन कोलिजन है, तो टू डायमेंशनल कोलिजन का कोई चिंता अपने को नहीं करनी है। ये कैसा कोलिजन है, ये वन डायमेंशनल कोलिजन है। ठीक है, ओके, अब मान लेते हैं टकराने के बाद m की वेलोसिटी हो जाती है v1 और b की वेलोसिटी हो जाती है v2। ठीक है, टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन m की वेलोसिटी हो जाती है v1 और b की वेलोसिटी हो जाती है v2। तो क्या होगा, ब्लॉक b के साथ क्या होगा, ब्लॉक b शिफ्ट करेगा, ब्लॉक b की कुछ वेलोसिटी आ गई तो वो मूव करेगा, और जब वो मूव करके उसका जो एज है वो अगर अपने सेंटर पे पहुंच जाए, ठीक है, तो ए के साथ क्या होगा, अगर यहां से थोड़ा सा भी आगे बढ़ गया बी, ठीक है, अगर इस मिड पॉइंट से थोड़ा सा भी आगे बढ़ गया बी, तो ए क्या होगा, ए टॉपल कर जाएगा। करेक्ट, यानी कि हमें क्या पता करना है, हमें वेलोसिटी पता करनी है एम की, सच दैट ये जो ब्लॉक बी है वो कितना डिस्प्लेस हो जाए, ब्लॉक बी 2d डिस्प्लेस हो जाए। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि एम की कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए जिससे ब्लॉक बी को वेलोसिटी v2 मिले, और ब्लॉक बी को जब वेलोसिटी v2 मिले तो वो कितने डिस्टेंस तक ट्रैवल करे, वो 2d डिस्टेंस तक ट्रैवल करे। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर होगा, इस फ्रिक्शन के अगेंस्ट उसको 2d डिस्प्लेसमेंट करना होगा ताकि ब्लॉक ए टॉपल, मतलब जस्ट टॉपल कर पाए। ठीक है, क्लियर है, तो पाथ क्लियर है, फ्रेमवर्क क्लियर है कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, उल्टा चलते हैं। उल्टा चलने का मतलब है कि पहले निकाल लेते हैं v2। ठीक है, कोलिजन के बाद ब्लॉक बी की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए ताकि वो 2d डिस्प्लेसमेंट कर सके, ये निकाल लेते हैं, है कि नहीं। ओके, तो ये निकालने के लिए सबसे पहले अपने को क्या सोचना पड़ेगा, अपने को ये सोचना पड़ेगा कि ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर फ्रिक्शन कितना लग रहा है। तो अब ये जो कंबाइंड मास हो जाएगा उसका 6m हो जाएगा, यानी कि नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, 6mg, और ग्राउंड से जो नॉर्मल या टेबल से जो नॉर्मल रहेगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा n, यानी कि n इज इक्वल टू 6mg हो जाएगा, है कि नहीं, ये दिख रहा है कि नहीं। ओके, परफेक्ट, तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू इंटू 6mg। क्लियर है, यानी कि इस सरफेस पे जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो हो जाएगा म्यू इंटू 6 ag, यानी कि एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन किसके एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, ब्लॉक बी के एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू 6mg डिवाइडेड बाई उसका मास कितना है, उसका मास है 4m, और यहां पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक माइनस साइन, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, वेलोसिटी होगी टुवर्ड्स द राइट और फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट, यानी कि एक्सेलरेशन हो जाएगा नेगेटिव, तो इसको मैं लिख सकता हूं -3g डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमने एक्सेलरेशन निकाल दिया, और अब हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल काइनेमैटिक्स। क्या है सिंपल काइनेमैटिक्स, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा देते हैं। ओके, फाइनल वेलोसिटी क्या, तो ये मैं किन दो पॉइंट्स के बीच में लगा रहा हूं,
जब कोलिजन के जस्ट बाद ब्लॉक बी की वेलोसिटी v2 हो जाती है और जब तक कि वो रुक ना जाए, ठीक है। तो वेलोसिटी v2 से वेलोसिटी 0 तक के लिए हम ये इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी, फाइनल वेलोसिटी 0, u स्क्वायर कितना हो जाएगा, हमने क्या माना है, v2 माना है, ठीक है। ब्लॉक बी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन हमने क्या मानी है, v2 मानी है, तो ये हो जाता है v2 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -3g/2 और डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए 2d। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, यहां से मुझे मिल जाएगा v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 6, हमने म्यू छोड़ दिया, आई एम सो सॉरी, यहां पे हमने म्यू छोड़ दिया, कैसे कर सकते हैं काम, ठीक है। तो वापस से इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहां हमारा म्यू छूट गया था, तो 3 म्यू जी डिवाइडेड बाई 2, ओके। तो ये 2 और ये 2 गया, तो बचा कितना हमारे पास, v2 स्क्वायर बचा हमारे पास 6 म्यू जी इंटू टी, यानी कि v2 की वैल्यू कितनी आ गई, √6 म्यू जी इंटू टी, करेक्ट। कोई प्रॉब्लम इसमें, इस पार्ट में कोई प्रॉब्लम। बेसिकली हमने क्या निकाला, हमने निकाला कि आफ्टर कोलिजन ब्लॉक बी की वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, ओके। लेकिन मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है m की इनिशियल वेलोसिटी निकालना, यानी कि m की वेलोसिटी निकालना बिफोर कोलिजन। यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें कोलिजन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, और कोलिजन के कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहली चीज क्या करना पड़ता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो कर देते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम तो सिर्फ m का है, इनिशियल मोमेंटम सिर्फ उस पार्टिकल का है, ब्लॉक भी तो रेस्ट पे है, तो m इंटू वी हो गया। दिस शुड बी इक्वल टू m इंटू v1, हमने क्या माना है, v1 वेलोसिटी मानी है m की आफ्टर कोलिजन, और v2 वेलोसिटी मानी है b की आफ्टर कोलिजन, ठीक है। अब v1 और v2 का डायरेक्शन अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि v1 और v2 जब आएगा तो साइन के साथ आएगा और वो मुझे डायरेक्शन बता देगा, तो मुझे चिंता करनी नहीं है। हाँ, बट कौन सा डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले रहे हैं वो डिटरमिन करना पड़ेगा। तो मैं राइट साइड पॉजिटिव ले रहा हूं, इसलिए मैंने मोमेंटम इनिशियल लिखा m इंटू वी, करेक्ट। दिस इज इक्वल टू mv1 प्लस 4m, b का क्या मास है 4m मल्टीप्लाइड बाय उसकी वेलोसिटी v2, यानी कि ये और ये और ये गया, तो पहला इक्वेशन आ गया v इज इक्वल टू v1 प्लस 4v2, ये अपना पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या लिखना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, -v12 डिवाइडेड बाय u12, मैंने बताया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब इधर क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, e इंटू u1 माइनस u2, e इंटू u1 माइनस u2 है कि नहीं, ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, e इंटू u1 माइनस u2, ये u12, u1 माइनस u2। तो u1 क्या है, ये है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ले लिया v, माइनस u2 क्या है, u2 0 है क्योंकि ब्लॉक भी रेस्ट पे था। दिस इज इक्वल टू v1 माइनस v2, लेकिन नेगेटिव साइन है, तो ये क्या बन जाएगा, -v1 प्लस v2, और ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। खत्म, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, काम खत्म। तो यहां से हम क्या कर देंगे, सिंपली इन इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, इन इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा 2v, v1 और माइनस v1 गया, जो कि मुझे एलिमिनेट करना ही था क्योंकि मुझे v2 पता है, तो v निकालने के लिए मैं इन टर्म्स ऑफ v2 निकाल सकता हूं। तो यहां से आ जाएगा 5v2, यानी कि v इज इक्वल टू 5v2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 5/2 अंडर रूट ऑफ, v2 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, पीछे जाइए, क्या v2 का वैल्यू है, v2 का वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 6 म्यू जी डी, अंडर रूट ऑफ 6 म्यू जी डी, तो आ गया हमारा आंसर, ठीक है। v का वैल्यू कितना आ गया, 5/2 अंडर रूट ऑफ 6 म्यू जी डी, क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें। और इसी वैल्यू को हम क्या कह रहे हैं, इसी वैल्यू को हम v नॉट कह रहे हैं, है कि नहीं, यानी कि v नॉट हमारा आ जाएगा 5/2 अंडर रूट ऑफ 6 म्यू जी टी, क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। तो ये पार्ट डन है, कोलिजन में अप्लाई कैसे करना है ये पार्ट भी डन है, उसके आगे क्या क्या किया हमने वो भी डन है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जा सकते हैं। अब क्या कह रहा है कि अब v इज इक्वल टू 2v नॉट हो गया है, ठीक है, यानी कि v की वैल्यू कितनी हो गई है 2v नॉट, 2 मल्टीप्लाइड बाई v नॉट की क्या वैल्यू है, v नॉट की वैल्यू है
5/2 अंडर रूट ऑफ 6 म्यू जी टी। अब ये क्या कह रहा है कि डिस्टेंस एट विच m फॉल्स ऑन द टेबल आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये टकराएगा। ठीक है, टकराने के बाद इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। इसकी वेलोसिटी कैसी होगी? हॉरिजॉन्टल होगी, यानी कि टकराने के बाद ये नीचे गिरेगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी तो एक्ट करेगी ही करेगी। तो हमें बताना है कि ये टेबल्स ये इस P से कितनी दूर नीचे, कितनी दूर गिरेगा, यही क्वेश्चन है कि नहीं? टकराने के बाद m के बाद कुछ वेलोसिटी होगी, उसके बाद वो क्या होगा? नीचे गिरेगा। तो हमें बताना है कि ये P से कितनी दूर गिरेगा। तो इसके लिए क्या चाहिए मुझे? इसके लिए मुझे इसकी इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी कह लें या फिर ये कह लें कि कोलिजन के जस्ट बाद m की क्या वेलोसिटी है वो मुझे चाहिए, है कि नहीं? और ये कोलिजन का काम तो हम पहले ही कर चुके हैं कि नहीं? ये कोलिजन का काम तो हम ऑलरेडी यहां कर चुके हैं। तो सेम ही इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा ना, कुछ नया तो करना नहीं पड़ेगा। सेम ही इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा, सेम कोलिजन की हम बात कर रहे हैं, करेक्ट? ओके, यानी कि 2v इज इक्वल टू 5v2 आ गया था, v इज इक्वल टू 5v2/2 आ गया था। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे v1 चाहिए। ठीक है, मुझे किसका वैल्यू चाहिए? मुझे v1 चाहिए। तो कोई भी इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, तो ये वाली इक्वेशन को यूज कर लें क्या? इससे v और v1 का रिलेशनशिप निकल आएगा। ठीक है, यानी कि क्या कह सकते हैं हम? v1 इज इक्वल टू v माइनस 4v2 कह सकते हैं। v1 इज इक्वल टू v माइनस 4v2 पहले इक्वेशन से। तो v1 इज इक्वल टू v माइनस 4v2, करेक्ट? ओके, तो ये हो जाएगा v माइनस, और v2 की वैल्यू कितनी आई थी? v2 की वैल्यू आई थी, v2 की वैल्यू आई थी 2/5v। इसकी बात कर रहा हूं, यहां से हमने v2 निकाला था, यानी v2 की वैल्यू कितनी आई थी? 2v/5। तो वो सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 2v/5 आ गया। यानी कि यहां से क्या आ गया? यहां नहीं कि यहां से आ गया हमारे पास 5 माइनस 8, यानी कि -3v/5। तो v1 की वैल्यू कितनी आ गई? -3v/5। तो यहां से हम निकाल सकते हैं v1 की वैल्यू। ये हो गया -3/5, और v की वैल्यू क्या है? v की वैल्यू ये है कि नहीं? v इज 2v0, वो तो हम पहले देख चुके हैं कि v की वैल्यू अब ये रहेगी। यानी कि ये हो गया 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 5/6 म्यू जी डी, और ये 5 और ये 5 गया, तो मेरे पास बचा -3 इंटू √6 म्यू जी डी। क्लियर? यानी कि m की वेलोसिटी क्या आई? नेगेटिव, यानी किस डायरेक्शन में गिरेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, कोलिजन हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, वहां से v1 और v2 इन टर्म्स ऑफ v निकाल चुके हैं, तो हमने v1 निकाल लिया, करेक्ट? -3 √6 म्यू जी डी। तो अब हमारा क्या काम है? अब क्या हुआ है कि यहां पे इसकी वेलोसिटी हो गई है v1 इस डायरेक्शन में, और ये एक प्रोजेक्टाइल की तरह गिरेगा, है कि नहीं? तो अब 2 डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल ही तो है, उसको सॉल्व करना कितना मुश्किल है। तो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? d। देख लीजिए, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? d, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम ½ gt²। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो d इज इक्वल टू ½ gt², तो t का वैल्यू आ जाएगा √2d/g। ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको चलो x कह लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा v1 मल्टीप्लाइड बाई t। क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, वेलोसिटी कितनी थी? ये थी, पीछे जाके देखना पड़ेगा वेलोसिटी कितनी थी, 3√6 म्यू जी डी। 3√6 म्यू जी डी, और इसको मल्टीप्लाई करना है टाइम से, यानी कि √2d डिवाइडेड बाई g। तो क्या क्या चला गया? ये g और ये g चला गया, ओके? और यहां पे हमें मिल गया 3√12 और √μ इंटू √12 म्यू,
और अंडर रूट डी और अंडर रूट डी मिलके बन जाएगा सिंपली टी। ठीक है, यानी कि ऐसा कुछ मिलेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6d अंडर रूट ऑफ 3 म्यू, यानी कि ये आ जाएगा हमारा डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P, और ये डिस्टेंस किधर होगा, टुवर्ड्स द लेफ्ट। अगर वेलोसिटी राइट में होती है आफ्टर कोलिजन तो डिस्टेंस आता टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। तो बेसिकली ये क्या कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कोलिजन एंड काइनेमैटिक्स है। ऑलराइट, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां पे आपके किसी भी कॉन्सेप्ट में कोलिजन को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इसलिए ये चैप्टर रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी कहा है। ऑलराइट, डन, क्लियर, कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं। तो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, रिकॉल कीजिए क्या होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। Between two identical particles moving with the same speed in different directions, the speed of the particle becomes half of the initial speed. Find the angle between the two before collision. Okay? सिचुएशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सिचुएशन के बारे में सोचिए, इसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर डिस्कशन करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, तो ये सिचुएशन है, आइडेंटिकल मासेस है, और ये सिचुएशन है बिफोर कोलिजन। ओके, आइडेंटिकल मासेस है, वेलोसिटी दोनों की सेम है बट डिफरेंट डायरेक्शन में। तो मान लेते हैं थीटा उनके बीच का एंगल है। अब यहां पे क्या होता है, कोलिजन के बाद दोनों पार्टिकल्स, कैसा कोलिजन हुआ है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, मतलब दोनों पार्टिकल्स चिपक के मूव करेंगे, दोनों पार्टिकल्स मूव साथ में करेंगे। ठीक है, इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है, उनकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाती है 0, यानी कि वो सेपरेट नहीं होंगे, दोनों साथ में मूव करेंगे। ठीक है, लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन तो होगा ही होगा। अब आपका कोलिजन हो रहा है और कोई एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है, इसका मतलब क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन होगा ही होगा, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। और मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इनिशियल मोमेंटम भी विल बी इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ फाइनल मोमेंटम। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसका मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, m इंटू वी। जो ये रेड बॉल दिख रही है उसका मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा, v के डायरेक्शन में, mv। और जो ब्लू बॉल है उसका मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा, v वेलोसिटी, mv, v के डायरेक्शन में। करेक्ट, यानी कि दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं। ये दो वेक्टर्स, ये जो दो मोमेंटम वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये कौन से वेक्टर्स हैं, मोमेंटम वेक्टर्स हैं। ये दोनों मोमेंटम वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, और इनका हम समेशन करेंगे टू फाइंड द नेट मोमेंटम। मुझे क्या चाहिए, इनिशियल नेट मोमेंटम, यानी इन दोनों मोमेंटा का मैं समेशन करूंगा। और जब दो इक्वल इन मैग्नीट्यूड वेक्टर्स का समेशन करते हैं तो उसका रिजल्टेंट कहां से निकलता है, उसका रिजल्टेंट निकलता है, आपको पता है उसका रिजल्टेंट किधर से निकलता है, उसका रिजल्टेंट निकलता है एंगल बाइसेक्टर से, सिंपल वेक्टर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो मोमेंटम है mv, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है फाइनल मोमेंटम किस डायरेक्शन में होने वाला है, इसी डायरेक्शन में होने वाला है। ठीक है, आई एम सॉरी, नेट मोमेंटम किस डायरेक्शन में हो रहा है, अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो इधर कितना आ जाएगा, mv cos थीटा बाई 2, और इधर आ जाएगा mv sin थीटा बाई 2। और इसको अगर हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, एक और mv cos थीटा बाई 2, और इधर आ जाएगा mv sin थीटा बाई 2। करेक्ट, यानी कि ये mv sin थीटा बाई 2 और ये mv sin थीटा बाई 2 गया, यानी कि नेट इनिशियल मोमेंटम कितना था, नेट इनिशियल मोमेंटम था 2mv cos थीटा बाई 2, है कि नहीं, बताओ ये क्लियर है कि नहीं। इनिशियल नेट मोमेंटम क्या था, 2mv cos थीटा बाई 2, और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो ये थी इनिशियल, ये थी कोलिजन के पहले की कहानी। कोलिजन के बाद क्या होगा, दोनों साथ में मूव करेंगे, तो मान लेते हैं कि इनका कंबाइंड मास कितना है, 2m है, और इनकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, इस ही डायरेक्शन में होगी,
क्योंकि इनिशियल मोमेंटम का वही डायरेक्शन है तो फाइनल मोमेंटम का भी वही डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इनकी वेलोसिटी हो गई v प्राइम। ओके, अब v प्राइम निकालने के लिए कुछ हमें दिया हुआ है। फाइनल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी की हाफ है, यानी कि ये v प्राइम कितनी है, v/2 है। तो फाइनल मोमेंटम हम कह सकते हैं ना कि फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा 2m इंटू वेलोसिटी कितनी, v/2। और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कहता है कि p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल, यानी कि उससे मुझे क्या मिल जाएगा, दोनों को इक्वेट कीजिए, मुझे मिल जाएगा cos θ/2 इज इक्वल टू हाफ, यानी कि θ/2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। सॉल्व। क्लियर? ठीक है, तो फटाफट इसको नोट कीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डन? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम 2D कोलिजन्स में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए हैं। Two spheres are moving towards each other. Both have the same radius, but their masses are 2 kg and 4 kg. If the velocities are 4 meter per second and 2 meter per second respectively, तो डायरेक्शन भी दिया हुआ है वेलोसिटीज का, देख लीजिए। एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1/3। फाइंड, क्या क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द स्फीयर, impulse imparted to either sphere, loss in kinetic energy due to collision। ठीक है, यानी कि सिंपल बात क्या है, फाइनल वेलोसिटीज आपने निकाल लिया तो आप सारा कुछ निकाल लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक 2D कोलिजन है, इस 2D कोलिजन में अपने को क्या करना है, अपने को फाइनल वेलोसिटीज निकालनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट कीजिए, याद कीजिए 2D कोलिजन को कैसे डील करते हैं, क्या तरीका होता है 2D कोलिजन को डील करने का। एक अटेम्प्ट लीजिए और फिर डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, तो 2D कोलिजन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, लाइन ऑफ इंपैक्ट को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, 2D कोलिजन में सबसे इंपॉर्टेंट है लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट को, लाइन ऑफ इंपैक्ट, नॉट कॉन्टैक्ट, लाइन ऑफ इंपैक्ट को आइडेंटिफाई करना। और लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द कॉमन सरफेस। अब ये दोनों स्फीयर्स अगर कोलाइड कर रहे हैं तो इनका कॉमन सरफेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो कि इनका कॉमन नॉर्मल है, आई एम सॉरी, जो इनका कॉमन टेंजेंट है। तो जब ये कोलाइड कर रहे हैं तो इनका कॉमन सरफेस क्या हो गया, ये हो गया इनका कॉमन सरफेस जो कि इनका कॉमन टेंजेंट है। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होगा, लाइन ऑफ इंपैक्ट होगा परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, यानी कि कौन सा लाइन होगा, वो होगा ये लाइन। क्लियर है बात, कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, तो लाइन ऑफ इंपैक्ट हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो ये है लाइन ऑफ इंपैक्ट। और दूसरी चीज क्या है कि इंपल्स जो एक्ट करेगा वो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट एक्ट करेगा, यानी कि जो भी वेलोसिटी में चेंज होगा वो होगा अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंपैक्ट हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वेलोसिटीज में जो भी चेंज होगा वो सिर्फ अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट होगा, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंपैक्ट वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो सिंपल सा तरीका क्या है, आप सारी वेलोसिटीज को अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट और परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंपैक्ट रिजॉल्व कर दो। ठीक है, तो कर देते हैं फटाफट। ठीक है, उसके लिए क्या हो जाएगा, ये जो अपना लेंथ है ये कितना है, ये 2r है ना, ये लेंथ अपना 2r है, और ये वाला लेंथ कितना है, ये लेंथ r है। तो अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखेंगे तो सिंपल से बहुत आराम से पता चल जा रहा है कि ये 30 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू r/2r, करेक्ट, यानी कि ये भी 30 डिग्री होगा। तो अब रिजॉल्व कर लेते हैं फटाफट, और ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो मैं इनका कलर चेंज कर देता हूं। तो अगर इसको रिजॉल्व करेंगे तो इस डायरेक्शन में मुझे मिलेगा कितना, इस डायरेक्शन में मुझे मिलेगा 2
ओके, ये बहुत अच्छा कलर नहीं है, तो दूसरा कलर ढूंढते हैं पहले इसको। तो दूसरा कलर ढूंढते हैं जो इन दोनों के ऊपर काम करे। ठीक है, वो कलर कौन सा है भाई? चलो ये ग्रीन ट्राई करते हैं, ये ग्रीन काम करता है कि नहीं। चलो सॉर्ट ऑफ काम तो कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 cos 30 डिग्री और इस डायरेक्शन में हो जाएगा 2 sin 30 डिग्री, है कि नहीं? ओके, अब इसको इधर रिजॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 cos 30 डिग्री और इधर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 sin 30 डिग्री। ठीक है, दिख रहा है ना? आई होप ये दिख रहा है आपको। ओके, यानी कि अब इनकी जो वेलोसिटीज है उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनको भूल जाओ। अब क्या हो गया? ये जो 4 sin 30 डिग्री है इसमें कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंपैक्ट है। ये 2 sin 30 डिग्री है, इसमें कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा, ये भी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंपैक्ट है। यानी कि अब क्या बन गया ये? अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट इसको हम सिंपली ट्रीट करेंगे वन डायमेंशनल कोलिजन की तरह, है कि नहीं? अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट इसको कैसे ट्रीट करेंगे? सिंपली वन डायमेंशनल कोलिजन की तरह। ठीक है, और वन डायमेंशनल कोलिजन को सॉल्व करने का क्या तरीका है? ठीक है, तरीका सिंपल है, आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कीजिए और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन कीजिए, लिखिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेने के हिसाब से मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करूंगा। किस डायरेक्शन में? सिर्फ अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, और किसी चीज की मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम लिखते हैं। ये रेड स्फीयर या पिंक स्फीयर, इसका मास कितना है? 2 kg और इसकी वेलोसिटी कितनी है? 4 cos 30 डिग्री। दिख रहा है? देख लीजिए, 2 इंटू 4 cos 30 डिग्री प्लस जो ब्लू स्फीयर है उसका मास कितना है? 4 और उसकी वेलोसिटी कितनी है? 2 cos 30 डिग्री। लेकिन किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मुझे लिखने का पड़ेगा -2 cos 30 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स v1 प्लस 4 टाइम्स v2। और v1 v2 क्या है? v1 इसकी फाइनल वेलोसिटी, v2 इसकी फाइनल वेलोसिटी। मुझे v1 और v2 का डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, जब v1 और v2 आएगा तो डायरेक्शन के साथ आएगा। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। तो यहां से क्या मिला हमें? यहां से मिला हमें 8 cos 30 डिग्री माइनस 8 cos 30 डिग्री। वाह, इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में क्या है? 0 है, यानी कि 0 इज इक्वल टू 2v1 प्लस 4v2। यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू v1 प्लस 2v2 और ये आ गया अपना पहला इक्वेशन। आ गया कि नहीं? कोई प्रॉब्लम इसमें? तो अपना पहला इक्वेशन आ गया। अब क्या लिखना है अपने को? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू ई। उसको लिखना है। ठीक है, तो उसको लिखने का क्या तरीका है? बहुत सिंपल। ठीक है, ये नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं, बहुत ज्यादा क्राउडेड हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? लाइन ऑफ इंपैक्ट आइडेंटिफाई किया, वेलोसिटीज को अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंपैक्ट रिजॉल्व किया। परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंपैक्ट कोई टेंशन नहीं, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट हमने क्या किया? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कर दिया। ठीक है, अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देखते हैं। ओके, तो अब वेलोसिटीज को मैंने ऑलरेडी रिजॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो वो वैल्यूज मैंने लिख दी हैं। ठीक है, बेसिकली जो भी रिजॉल्व करके वेलोसिटीज के वैल्यू थे वो हमने लिख दिए हैं। तो अब वेलोसिटी ऑफ, तो ई क्या होता है? माइनस u12 अपॉन v12 अपॉन u12। ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा e इंटू u1 माइनस u2 इज इक्वल टू माइनस v1 माइनस v2। इसको लिख लेते हैं। e कितना है? e है 1/3 और याद रखिएगा डायरेक्शन हमने इधर पॉजिटिव लिया है। ओके, u1 यानी किसकी बात कर रहा हूं मैं? इसकी बात कर रहा हूं। डायरेक्शन क्या है इसका? पॉजिटिव है, तो ये लिख दिया हमने 2√3 माइनस u2 यानी किसकी बात कर रहे हैं? इसकी बात कर रहे हैं। डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव, यानी कि -√3 सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू माइनस v1 प्लस v2, यानी कि यहां से मुझे क्या मिल गया? यहां से मुझे मिल गया 3√3/3, यानी कि √3 इज इक्वल टू माइनस v1 प्लस v2 और ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। और ये दोनों इक्वेशन आ गया तो अब क्या कर सकते हैं? इनको आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं? तो पिछला जो इक्वेशन है उसको भी ले आते हैं। 0 इज इक्वल टू v1 प्लस 2v2। पहला इक्वेशन है 0 इज इक्वल टू v1 प्लस 2v2
और ये था पहला इक्वेशन। हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि पहला काम क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, तो v1 एलिमिनेट हो जाएगा, हमें मिलेगा √3 इज इक्वल टू 3v2। तो यहां से v2 आ जाएगा 1/√3, ठीक है, v2 आ जाएगा 1/√3 और v1 कितना आ जाएगा, v1 आ जाएगा -2v2 यानी -2/√3, ठीक है। तो v1 और v2 का वैल्यू आ गया। अब दिस शुड मेक सेंस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर वेलोसिटीज पे कुछ नहीं हुआ, ए की वेलोसिटी क्या आई, नेगेटिव आई, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कितनी आई, -2/√3 और इसकी वेलोसिटी कितनी आई, पॉजिटिव आई यानी कि 1/√3। तो डायरेक्शन भी क्लियर है, ठीक है। तो डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या निकालना है अपने को, फाइनल वेलोसिटीज निकालनी है। तो वी ए की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, सिंपली 2² + 2/√3 का स्क्वायर का अंडर रूट, कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। जब दोनों कंपोनेंट निकल चुका है तो नेट वेलोसिटी क्या होगी, 2² + 2/√3 का स्क्वायर का अंडर रूट। वैसे ही बी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 1² + 1/√3 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, करेक्ट। यानी कि इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो वी और वी आ जाएगा, ठीक है। यानी कि फाइनल वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड ये है। अगर डायरेक्शन निकालना रहा तो डायरेक्शन निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप वेक्टर्स यूज करके डायरेक्शन निकाल सकते हैं। बट क्वेश्चन में पूछा नहीं है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हमें फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द स्फीयर मिल गया। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। तो क्या है इसका डिस्कशन का क्रक्स, कि अगर 2 डायमेंशनल कोलिजन है तो लाइन ऑफ इंपैक्ट आइडेंटिफाई कीजिए, सारी वेलोसिटीज को अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट और परपेंडिकुलर ऑफ लाइन ऑफ इंपैक्ट रिजॉल्व कीजिए, ठीक है। फिर क्या करना है, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंपैक्ट कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। और यहां पे भी एक कॉशन, ठीक है। ये स्फीयर्स क्या दिए हुए हैं हमें, स्फीयर्स हमें दिए हुए हैं स्मूथ, करेक्ट। स्फीयर्स हमें दिए हुए हैं स्मूथ, यानी कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग सकता है, इसीलिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अगर स्फीयर में फ्रिक्शन होता तो हमें उस डायरेक्शन में भी इंपल्स अज्यूम करना पड़ता। बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चंस आए हैं आज तक, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट मैं बता दे रहा हूं कि अगर ऐसा हो तो सिंपली क्या करना है, उस डायरेक्शन में भी इंपल्स देखना पड़ेगा, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंपैक्ट कुछ नहीं हो रहा है, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट इसको 1 डायमेंशनल कोलिजन बना के सॉल्व कर दिया और बस खत्म, ठीक है। तो वी और वी बी आ गया हमारा। दूसरी चीज क्या निकालनी है हमें, इंपल्स इंपार्टेड ऑन ईदर स्फीयर। तो इंपल्स जो एक्ट करेगा वो कैसा एक्ट करेगा, वो ऑब्वियसली अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट एक्ट करेगा। और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, जो बी ए पे लगा रहा है या ए बी पे लगा रहा है, ओके। तो मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है इंपल्स का मैग्नीट्यूड। तो मैं किसी को भी ले सकता हूं, किसको ले लूं मैं बी के ऊपर जो इंपल्स है उसको ले लेता हूं, ठीक है। इंपल्स वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट। तो इंपल्स जो लग रहा है बी के ऊपर, बेसिकली उसका क्या मतलब है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी, बस। यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो मास कितना है, मास है 4 और फाइनल मोमेंटम कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 1/√3, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो 4 × 1/√3 और 1/√3 होगा पॉजिटिव, माइनस फाइनल इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है √3, लेकिन किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा -√3, करेक्ट। यानी कि ये हो जाएगा 4 × 1/√3 प्लस √3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 × 4 16 डिवाइडेड बाई √3, यानी कि इंपल्स की वैल्यू आ जाएगी 16/√3 न्यूटन सेकेंड। क्लियर है। तो जब फाइनल वेलोसिटी निकल गई तो इंपल्स निकालना मुश्किल है ही नहीं, बस चेंज इन मोमेंटम देख लेना है। बट ध्यान रखना है डायरेक्शन का, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो इंपल्स हमारा आ गया, डन, परफेक्ट, ओके। और ये भी ध्यान रखना है कि इंपल्स किधर एक्ट करता है, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो जो भी मोमेंटम चेंज हुआ है अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट वही इंपल्स होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंपैक्ट तो कुछ हुआ ही नहीं है, क्लियर, परफेक्ट। उसके बाद क्या करना है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ठीक है। तो ये भी आप निकाल सकते हो। आपके पास क्या है, फाइनल वेलोसिटीज हैं तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया आपने। आपके पास इनिशियल वेलोसिटीज हैं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल दिया।
तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी कीजिएगा तो आपको लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। और ये इनइलास्टिक कोलिजन है, E का वैल्यू 1/3 दिया हुआ है, यानी कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी तो होना ही है। लेकिन यहां पे मैं आपको ट्रिक बताता हूं, ठीक है, जो कि आप फटाफट अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको याद करो बताया था कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अगर वन डायमेंशनल कोलिजन में होता है तो उसको क्या करते हैं, हाफ इंटू म्यू इंटू यू रिलेटिव स्क्वायर इंटू 1 - e²। याद है मैं बोला था बहुत बार ये चीज आती है, तो ये रिजल्ट बहुत बार यूज होता है, तो इसको अगर याद रखा जाए तो बहुत ही काम का रिजल्ट है। तो हाफ इंटू म्यू इंटू यू रिलेटिव स्क्वायर इंटू 1 - e²। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो किस डायरेक्शन में हो रहे हैं, सिर्फ अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर वेलोसिटीज हैं इनको भूल जाओ, जो परपेंडिकुलर वेलोसिटीज हैं इनकी चिंता मत करो, क्योंकि ये तो चेंज ही नहीं हो रही है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में कंट्रीब्यूट ही नहीं करेंगी। तो सिंपली इसको क्या समझ लो कि वन डायमेंशनल कोलिजन में जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है बस वही आपकी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली लिखूंगा, तो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट 1D कोलिजन अज्यूम किया है, उसके लिए मैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा, और वही लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इस 2D कोलिजन के लिए भी होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर वेलोसिटीज चेंज हुई नहीं है तो उनके कारण लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा नहीं, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं हाफ इंटू म्यू। म्यू कितना हो जाएगा, म्यू हो जाएगा 2 × 4 डिवाइडेड बाई 2 + 4 m1 m2 अपॉन m1 + m2। यू रिलेटिव, तो ये था 2√3 और ये था √3, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2√3 + √3 यानी कि 3√3। तो ये हो गया 3√3 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 - e²। e का वैल्यू कितना था 1/3, सो 1/3²। ऐसे लिखना चाहिए 1/3 का स्क्वायर। क्लियर। तो फटाफट इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो ये हो गया हाफ, बहुत सारी चीजें कैंसिल हो रही हैं तो उनको कैंसिल कर देते हैं, ये 2 और ये 2 गया, तो ये है 4/6 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 1/9। 1 - 1/9 कितना 8/9। तो 9 और 9 गया, 3 और 2, 2 और 2 और बचा 16 जूल। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी को मैंने लिखा है माइनस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 16 जूल, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, ठीक है। तो कुछ सेकंड लीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, एब्जॉर्ब कीजिए कि 2 डायमेंशनल कोलिजन को हमने डील कैसे किया है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करते हैं। Two equal spheres of mass m are in contact on a smooth horizontal table. A third identical sphere impinges symmetrically on them and is reduced to rest. तो A सिमेट्रिकली B और C को एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल पे हिट करता है, और आफ्टर इंपैक्ट A रेस्ट पे आ जाता है। प्रूव दैट E इज इक्वल टू 2/3 एंड फाइंड द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इस क्वेश्चन को फटाफट अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद इसका डिस्कशन करते हैं। चलिए डिस्कशन करते हैं। तो अब ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, ओके, इनको ज्वाइन कर दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर अपनी ट्रिग्नोमेट्री इजी हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया कि नहीं, देख के बताइए।
ठीक है, तीनों सेंटर्स को जोड़ दिया तो सारे साइड्स कितने हो गए, 2r 2r 2r, यानी कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। तो हर एंगल 60 डिग्री होगा। ओके, उस पे आएंगे। अब अगर कोलिजन बिटवीन ए और बी की बात करें, कोलिजन बिटवीन ए एंड बी की बात करें, तो बी के ऊपर जो इंपल्स एक्ट करेगा वो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट एक्ट करेगा। और सी और ए के कोलिजन की बात करें तो सी के ऊपर जो इंपल्स एक्ट करेगा वो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट एक्ट करेगा, है कि नहीं। यानी कि दोनों जो मासेस हैं बी और सी, उनके ऊपर जो इंपल्स एक्ट करेगा उनके अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट एक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि बी की फाइनल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, इनिशियल वेलोसिटी कुछ है नहीं, इंपैक्ट या जो इसका इंपल्स है वो जिस डायरेक्शन में होगा, फाइनल वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में होगी। इसके केस में भी इंपल्स जिस डायरेक्शन में होगा, फाइनल वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में होगी, होगी कि नहीं। ठीक है, यानी कि अब इससे मुझे क्या पता चल गया कि बी और सी की फाइनल वेलोसिटी पहले तो सेम होगी, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल सिचुएशन है, तो बी और सी की फाइनल वेलोसिटी सेम होगी। और उनकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में उनके ऊपर इंपल्स लगा होगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। यानी कि फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन तो पता चल गया। अब ए की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो किधर है, मान लेते हैं यू, वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। कुछ भी हो, कैसा भी कोलिजन हो, लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स एब्सेंट है। अगर ए बी सी को सिस्टम ले ले तो एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स एब्सेंट है, ठीक है। तो ये जो एंगल हमारे पास आ गया ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा क्या, ये एंगल 30 डिग्री होगा, तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। और ये वाला, ये V है, ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, होगा कि नहीं। ओके, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम है m टाइम्स u। बी और सी तो रेस्ट पे हैं, ए की वेलोसिटी कितनी है, u है, mu, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, करेक्ट। ओके, उसके बाद ए रेस्ट पे आ जाता है, यानी कि फाइनल मोमेंटम में किसका कंट्रीब्यूशन होगा, बी और सी का। तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी v cos 30 डिग्री, और इस डायरेक्शन में हो जाएगी v sin 30 डिग्री, और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v cos 30 डिग्री, और इस डायरेक्शन में v sin 30 डिग्री। यानी कि फाइनल मोमेंटम में तो दिख रहा है कि ये और ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बचा किसका, इसका v cos 30 डिग्री और इसका v cos 30 डिग्री। तो फाइनल मोमेंटम कितना, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m इंटू वी cos 30 डिग्री b के लिए, और c के लिए भी सेम होगा, यानी कि हो जाएगा 2 टाइम्स mv cos 30 डिग्री। तो m और m गया, तो यहां से v कितना आ गया, v आ गया 2u, नहीं v कितना आ गया, v आ गया u डिवाइडेड बाई 2 cos 30 डिग्री, यानी कि u डिवाइडेड बाई 2 cos 30 डिग्री होता है √3/2। तो 2 और 2 गया और ये बचा u अपॉन √3, ठीक है। यानी कि फाइनल वेलोसिटी आ गई u के टर्म्स में। क्लियर है यहां तक, सिंपल। हमने क्या किया, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन किया, उससे हमने फाइनल वेलोसिटीज निकाल दी। अब क्या करना है हमें, अब हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है। और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में जब भी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालते हैं तो हमेशा अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, है कि नहीं, हमेशा अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। यानी कि लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या है, लाइन ऑफ इंपैक्ट ये है। तो ए और बी का कोलिजन देख लेते हैं। तो इसकी वेलोसिटी u थी इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी थी v इस डायरेक्शन में। तो ये जो v है वो ऑलरेडी अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट है। तो इसका क्या मतलब है, u का कंपोनेंट लेना पड़ेगा अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, और u का कंपोनेंट अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट कितना होगा, u cos 30 डिग्री, है कि नहीं। यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमेशा वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, यानी कि डिवाइडेड बाय u cos 30 डिग्री। तो v का वैल्यू आ गया था u अपॉन √3, और डिवाइडेड बाय u cos 30 डिग्री कितना आ जाएगा, √3 अपॉन 2, ठीक है। तो यहां से कितना मिल जाएगा मुझे, u और u गया, तो e का वैल्यू आ गया 2/3, जो कि हमें प्रूव करना था, है कि नहीं। e का वैल्यू क्या प्रूव करना था हमें, 2/3, और e का वैल्यू हमने 2/3 प्रूव कर दिया। ओके, अब क्या निकालना है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। अब ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu², फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू m,
और v का वैल्यू कितना था, v का वैल्यू था u/√3, यानी u/√3 का स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी है एक पार्टिकल की, इसको ट्वाइस कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी दोनों पार्टिकल्स की, ठीक है। और यहां से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1/6 mu² आ जाएगा, ठीक है। डन, क्लियर, कोई प्रॉब्लम? दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे है। सबसे पहले, अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे है जैसे बी या सी, तो जिस डायरेक्शन में इंपल्स एक्ट करेगा उसी डायरेक्शन में उसकी चेंज इन वेलोसिटी होगी, यानी फाइनल वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज करने का है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमेशा अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट वाला कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो अगर ये क्लियर है तो अब अपने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सेशन रैप अप करते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और इसमें हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल मास की। ओके, a rocket set for vertical firing weighs 50 kg and contains 450 kg of fuel. It can have a maximum exhaust velocity of 2 km per second. What should be its maximum rate of fuel consumption? 1. To just lift off the launching pad, and 2. To give it an acceleration of 20 meter per second square. ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट क्या है क्वेश्चन का? What will be the speed of the rocket when the rate of consumption of fuel is 10 kg per second after whole of the fuel is consumed? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का एक अटेम्प्ट लीजिए, याद कीजिए कि वेरिएबल मास को कैसे डील करते हैं, क्या एक्सप्रेशन होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसको रिकॉल कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए और फिर इसका डिस्कशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन। ओके, तो सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास में क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूं, F external plus VR dm upon dt is equal to m dv upon dt। इसको रिकॉल कीजिए, ठीक है। तो ये चीजें क्या क्या है, मान लीजिए ये हमारा रॉकेट है। अब रॉकेट में से एग्जॉस्ट ऐसा निकलेगा, ठीक है, गैसेस ऐसे निकलेंगे। तो ये जो टर्म होता है इसको हम कहते हैं थ्रस्ट। और थ्रस्ट किधर एक्ट करेगा? थ्रस्ट एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर एग्जॉस्ट गैसेस नीचे की तरफ निकल रही हैं तो थ्रस्ट किधर एक्ट करेगा? थ्रस्ट ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। नेक्स्ट, ये वीआर क्या है? वीआर है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैस विद रिस्पेक्ट टू द रॉकेट, ठीक है। तो रॉकेट के रिस्पेक्ट में एग्जॉस्ट गैसेस किधर निकल रही हैं? इधर निकल रही हैं, यानी कि ये वीआर का डायरेक्शन होगा। हर चीज का डायरेक्शन यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। और इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस भी ऐड कर रहे होंगे। एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से हैं? एमजी ऐसे ऐड कर रहा होगा, और नॉर्मल फोर्स जहां पे भी ये स्टे कर रहा होगा, जहां पे भी ये रुका हुआ होगा, तो नॉर्मल फोर्स ऐड कर रहा होगा, ठीक है। ये है सिचुएशन, इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो F external is equal to VR dm upon dt is equal to m dv by dt। तो dv by dt क्या हो जाता है? उसका एक्सेलरेशन हो जाता है, ठीक है। अब यहां पे क्या सिचुएशन है कि इनिशियल स्टेज में बात हो रही है। इनिशियल स्टेज में बात हो रही है, यानी कि मास इस रॉकेट का कितना होगा? 500 kg, क्योंकि अभी फ्यूल कोई भी कंज्यूम नहीं हुआ है, ओके। रिलेटिव वेलोसिटी दी हुई है हमें वीआर, ओके। सेकंड, तो पहला केस क्या है? पहला सिचुएशन है कि जस्ट लिफ्ट्स ऑफ। जस्ट लिफ्ट्स ऑफ का मतलब क्या है कि ये जो थ्रस्ट एक्ट करेगा वो अगर mg के इक्वल हो गया तो नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा? नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अपवर्ड थ्रस्ट जस्ट इक्वल टू mg कब होगा, ये हमें देखना है। तो सब जो भी इक्वेशंस में हमने सब्स्टिट्यूशन करना है उसके लिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है, ठीक है। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ डायरेक्शन के हिसाब से सब्स्टिट्यूट करना है, तो मैंने अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया है, ओके। तो सिचुएशन क्या है कि थ्रस्ट जस्ट इक्वल टू mg हो जाए, यानी कि नेट फोर्स कितना हो इसके ऊपर? नेट फोर्स 0 हो, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0, यानी कि ये टर्म हो जाएगा 0। अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं। एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा? एक्सटर्नल फोर्स होगा माइनस mg, क्योंकि mg नीचे एक्ट कर रहा है, अपवर्ड मैंने पॉजिटिव लिया है, तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा मुझे माइनस mg प्लस vr। vr का डायरेक्शन देखिए क्या है? vr का डायरेक्शन है नीचे की तरफ, यानी कि क्या? नेगेटिव। तो मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा -2 इंटू 10⁻³ और dm अपॉन dt। दिस इज इक्वल टू 0,
यानी कि यहां से dm अपॉन dt कितना आ जाएगा, यहां से dm अपॉन dt आ जाएगा माइनस mg डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻³ है कि नहीं। अब सब्सटीट्यूशन करते हैं तो माइनस m कितना है 500, g का वैल्यू है 9.8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻³ तो ये 500,000 ये 2 दे देगा और 9.8 अपॉन 4 कितना दे देगा, 9.8 डिवाइडेड बाई 4 हमें दे देगा 4 टाइम्स 8 देन 4 टाइम्स 16 देन। तो हमने क्या निकालना था, हमें निकालना था dm बाई dt, किस रेट से एग्जॉस्ट गैसेस निकलेंगी। ठीक है, तो dm बाई dt क्या हो गया -2.45 kg पर सेकेंड, और dm बाई dt नेगेटिव आना ही चाहिए था क्योंकि जैसे जैसे एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही हैं उसका मास क्या होगा, कम होता जाएगा। तो dm बाई dt हमारा कितना आ गया -2.45 kg पर सेकेंड। क्लियर, तो इसको फटाफट नोट कीजिए और फिर इसका अगला पार्ट देखते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट। सेम क्वेश्चन है, बस एक्सेलरेशन इसमें दिया हुआ है इस बार। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल प्लस वी आर डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू एम डीवी बाई डी टी, और डीवी बाई डी टी क्या है, उसका एक्सेलरेशन है, यानी इस बार एक्सेलरेशन दिया हुआ है, लेकिन डायरेक्शन पे हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। मैं अपवर्ड डायरेक्शन ही पॉजिटिव ले रहा हूं, तो वी आर है नेगेटिव, थ्रस्ट ऊपर लगेगा, एम जी नीचे लगेगा। ठीक है, तो एफ एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एम जी प्लस वी आर क्या है, नेगेटिव है, तो इसको मैं सब्सटीट्यूट करूंगा -2 इंटू 10⁻³ इंटू डी एम बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू एम। एम का वैल्यू तो बाद में सब्सटीट्यूट कर लेंगे, और एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है, यानी कि यहां से कितना आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एम जी प्लस ए। करेक्ट, यहां से आ जाएगा डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू, अब सब्सटीट्यूशन कर देते हैं, तो माइनस मास कितना होगा, अभी तो इनिशियल स्टेज की बात हो रही है, यानी कि कोई भी फ्यूल लॉस नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा -500, जी प्लस ए कितना हो जाएगा 20, और जी का वैल्यू कितना है 9.8, यानी कि 29.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको डिवाइड करना है 2 इंटू 10⁻³ से। ओके, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, तो हमारा आ जाएगा वैल्यू -7.45 kg पर सेकेंड। क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें, सेम चीज अप्लाई की है, सिर्फ इस बार एक्सेलरेशन है। ओके, नेक्स्ट पार्ट इसका इंटरेस्टिंग है कि स्पीड ऑफ द रॉकेट व्हेन द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल इज 10 kg पर सेकेंड आफ्टर द होल फ्यूल इज कंज्यूम्ड। तो सारा फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, मतलब ये गया, तो मास ऑफ द रॉकेट कितना बचा है, मास ऑफ द रॉकेट 50 kg बचा है कि नहीं। ओके, दूसरा में दिया हुआ है कि dm बाई dt कितना है, ये है -10 kg पर सेकेंड। ठीक है, रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन, तो ये कितना है dm बाई dt इज इक्वल टू -10 kg पर सेकेंड। ओके, तो सिचुएशन सेम है, एफ एक्सटर्नल प्लस वी आर डी एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम इंटू डीवी अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस टर्म्स में ये इक्वेशन लिखा जाता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस टर्म्स में हमने ये इक्वेशन लिखा है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है कि नहीं, हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो ये हमारा रॉकेट है, mg की तरह एक्ट कर रहा है, mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। ठीक है, वीआर भी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। ठीक है, एक्ट नहीं कर रहा है बट उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, तो यहां से क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, वीआर हम एंड में सब्सटीट्यूट करेंगे, अभी सब्सटीट्यूशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा -mg प्लस वी आर डी एम अपॉन डी टी, वी आर अभी मैंने सब्सटीट्यूट नहीं किया है, वी आर को वी आर रखा है, इज इक्वल टू एम डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, अब यहां से क्या करना है मुझे, dv से वेलोसिटी निकलेगा, यानी कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो dt से तीनों साइड मल्टीप्लाई कर देते, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा -mg dt
प्लस वी आर डी एम इज इक्वल टू एम डीवी। ठीक है, dt से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करते हैं, m से डिवाइड कर देते हैं, तो ये m और ये m गया और ये आ जाएगा dm अपॉन m। तो बेसिकली क्या किया हमने, dt का टर्म, dm का टर्म और dv का टर्म सेपरेट कर दिया। अब क्या करना है, सिंपली इंटीग्रेशन करना है, सिंपली इंटीग्रेशन करना और हमारा काम हो जाएगा। लेकिन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। dt क्या हो जाएगा, कितना टाइम, मतलब लोअर लिमिट तो जीरो होगा ऑब्वियसली, लेकिन कितना टाइम लगेगा या वो बाद में सब्स्टिट्यूट करते हैं, पहले t मान लेते हैं। मास क्या होगा, मास होगा इनिशियल मास से फाइनल मास, और dv हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको पहले इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस जी टी प्लस वी आर डी एम बाई एम क्या हो जाएगा, एल एन एम। तो ये हो जाएगा एल एन एम फाइनल अपॉन एम इनिशियल, और ये हो जाएगा v माइनस यू। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, ज्यादा इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बट ये समझ में आपको आ रहा होगा। तो यहां से v का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां से v का वैल्यू आ जाएगा v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी प्लस वी आर डी एम अपॉन डी टी, नहीं वी आर एल एन एम फाइनल माइनस एम इनिशियल। करेक्ट, ओके। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है 0। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है 0 माइनस जीटी यानी माइनस 9.8 इंटू टाइम। टाइम कैसे निकालेंगे, 40 केजी पर सेकेंड फ्यूल का कंजम्पशन है, और कितना फ्यूल था हमारे पास, 450 केजी, और हमने बताया गया कि होल फ्यूल इज कंज्यूम्ड, यानी कि टी कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा 450 अपॉन 10 यानी कि 45 सेकेंड। तो यहाँ पे 45 सब्सटीट्यूट कर देंगे, प्लस वी आर का वैल्यू कितना, अब सब्सटीट्यूट में कर रहा हूं माइनस 2 इंटू 10⁻3, और फिर हो जाएगा ये एल एन एम फाइनल माइनस इनिशियल। टोटल मास पहले कितना होगा, पहले टोटल मास होगा 500, और बाद में टोटल मास कितना हो जाएगा 50, है कि नहीं, यानी कि m फाइनल हो गया 50 और m इनिशियल हो गया 500। तो यहां से मेरे पास आया माइनस 9.8 इंटू 45, और ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू 10⁻3 ln 10, है कि नहीं, 500 अपॉन 50 हो जाएगा ln 10। ओके, अगर इसका कैलकुलेशन वगैरह हम करते हैं तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 4.164 किलोमीटर पर सेकेंड। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि टाइम ऑलरेडी हम ओवरशूट कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप ये कैलकुलेशन करें तो आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझना, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। क्लियर, तो वेरिएबल मास को जब भी डील करना है तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, हमारा इक्वेशन होगा ये। इस इक्वेशन को हम जिस तरीके से दिया गया है उस तरीके से यूज कर लेंगे। क्लियर, ऑलराइट, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप गेटिंग बेटर एंड हैव फन विद लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।